नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर 3 है जो सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए छोटे सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो 12th क्लास की राजनीति विज्ञान में अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए नाम मात्र की शुल्क में व्याख्याता प्रेमजीत चौधरी जो 20 वर्षों का जिनका अनुभव है उनके द्वारा जो बनाया गया कोर्स है वो मात्र 75 रुपये के अंदर हमारे OR जाट ऐप पर उपलब्ध है। जिसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ये जो कोर्स है वो अनुभवी शिक्षकों विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा इसमें, और जो PDF है वो भी आपको ई नोट्स के रूप में मिलेगी, और पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तैयार इस ऐप के माध्यम से आपको मिलेंगे। और जो पुराने वर्षों में के पेपरों का जो सार संग्रह है, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम, उन पेपरों का जो सार संग्रह महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो आप जल्दी से ऐप इंस्टॉल करिएगा। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और मात्र 75 रुपये के अंदर आप अपना संपूर्ण कोर्स खरीद करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, और राजनीति विज्ञान में आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ऐसे ही 10th के और 12th की जो हिंदी इतिहास है 12th क्लास की, और जो 10th की सामाजिक विज्ञान में जल्द ही उसका भी कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके आप अपने जो तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और इससे संबंधित अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहेंगे तो ये जो हमारे टोल फ्री नंबर है 63677740 और 54 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारे मॉडल पेपर 3 को और जानते हैं इसमें किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों की उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसका पहला सवाल है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या हैं? तो कविता सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है, कविता के पंख लग जाते हैं, कविता उड़ने में चिड़िया से प्रतिस्पर्धा करती है और चिड़िया उड़ सकती है, कविता नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कविता सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती हैं। दूसरा सवाल है, भरता उर में विह्वलता है, विह्वलता से वह क्या होता है? तो मंजिल प्राप्त करता है, पद से शिथिल हो जाते हैं, हित में संलग्न हैं, संलग्न होते हैं, और मन थक जाता है। तो दूसरे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भरता उर में विबलता, तो विबलता से तात्पर्य हो जाएगा कि पद है जो शिथिल हो जाते हैं। तीसरा सवाल है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दीप ए, बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए, पंक्ति में दिए जलाने से क्या हुआ? तो यहाँ पर चीनी मिट्टी के खिलौने चमकने लगे, माँ का चमकता रूप दिखाई दिया, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, घर का सौंदर्य दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिए जलाने से क्या हुआ? तो यहाँ पर वह बच्चा खिलखिला करके हंसने लगा। अगला 4 नंबर सवाल है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, पंक्ति में भक्तिन के दुर्भाग्य को हठी क्यों कहा गया? विधवा होते ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उसकी किशोरी युवती होते ही विधवा हो गई, विधवा होते ही परिजनों ने संपत्ति छीन ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी जो किशोरी युवती होते ही विधवा हो गई। अगला 5वां सवाल है हमारा कि व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होना क्या कहलाता है? व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होना पराधीनता, दासता, बेगारी और गरीबी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके पास अपना व्यवसाय नहीं होने के कारण उसे हम दासता कहेंगे। क्या कहेंगे? दासता। अगला सवाल है, पिछले 1 डेढ़ दशक पूर्व किस विषय पर व्यापक है जो चर्चा हुई है? उपभोक्तावाद पर, बाजारवाद पर, वो दोनों पर, या समाजवाद पर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यानी से दोनों पर। किस पर? उपभोक्तावाद पर और बाजारवाद, यानी दोनों पर हुई है। 7वां सवाल है, जहाँ वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार और सलेस अलंकार। तो यहाँ पर जो विरोधाभास अलंकार है वो यहाँ पर हो जाएगा। 8वां सवाल है, नोटिफिकेशन शब्द का पारिभाषिक अर्थ है सूचना, स्पष्टीकरण, अधिसूचना और
अनुवीक्षक। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन शब्द का अर्थ होता है, पारिभाषिक शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है अधिसूचना। अगला है 9वां सवाल कि भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के विकास में जो शुरुआती अखबार और पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो निभाई है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला 10वां सवाल है हमारा कि प्रिंट मीडिया किसके लिए महत्व नहीं है? विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, अनपढ़ों के लिए और शिक्षितों के लिए। तो यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है वो अनपढ़ों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। अगला 11वां सवाल है लेखक को अकेलापन खटकना बंद कब हुआ? गणित के मास्टर के आनंद कहकर पुकारने पर, अकेले में मास्टर के ही स्वर में गाने पर, बसंत से दोस्ती होने पर और मराठी मास्टर के संपर्क में आने पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अकेले में जो लेखक है उसका अकेलापन खटकना जब बंद हुआ कि तब अकेले में जो मास्टर के ही स्वर थे वो उन्हीं स्वरों में गाने पर। अगला 12वां सवाल है सिंधु सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने के स्थान पर किससे अनुशासित थी? तो राजनीति से, धार्मिक भावना से, आपसी समझ से और सेना के द्वारा। तो जो सिंधु सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने के स्थान पर सबसे अनुशासित थी तो वो थी आपसी समझ से अनुशासित थी। अगला दूसरा सवाल है जो हमारा रिक्त स्थान से रिलेटिव है। तो यहाँ पर पहली जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें श्रद्धांजलि शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर अंग्रेजी पारिभाषिक श्रद्धांजलि का क्या हो जाएगा? होमेज, यानी HOMAGE, होमेज। अगला है अजो तरियो ना ही तर रहियो, श्रुति सेवक एक अंग। काव्य पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? सलेस अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर सलेस अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें निकमे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई। ये वाक्य में शब्द शक्ति रिक्त स्थान, तो शब्द शक्ति कौन सी आएगी यहाँ पर? चिंतन शक्ति थक गई तो किस कौन सी शक्ति हो जाएगी? यहाँ पर लक्षण बताया गया है तो यहाँ पर हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। अगला 4 नंबर है कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो वहाँ पर होती है रिक्त स्थान। कौन सी शब्द शक्ति आएगी यहाँ पर? तो आएगी अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी इसमें, अभिधा शब्द शक्ति। अगला सवाल है देवनागरी लिपि का विकास रिक्त स्थान दिया है लिपि से हुआ है। तो देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगला सवाल है रिक्त स्थान जिसमें मुख से निकलने वाली वाक् यंत्र से उच्चारित प्रत्येक स्वर यंत्र जो स्वतंत्र आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये दो हमारे रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला तीसरा सवाल है वो पूछा गया हमारा अपठित गद्यांश से रिलेटिव, जिसको पढ़ करके जो क्वेश्चन पूछे गए इनसे रिलेटिव इनके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य किसे बताया गया है और क्यों? तो शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास बताया गया है। दोस्तों इसकी जो PDF है वो RBC ग्रुप क्लास जो 6 to 12 है उसमें मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। तो क्योंकि इससे मानवीय व्यक्ति के अनेक शक्तियों का उद्घाटन होकर उससे पूर्णता प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि स्वतंत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। तो स्वतंत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मुक्त। अगला तीसरा सवाल है मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ज्ञान चेतना का उदय है वो होता है शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा होता है ज्ञान चेतना? तो वो शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य में ज्ञान की चेतना होती है। अगला सवाल पूछा गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या निहित रहती है? तो मनुष्य के जो व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं वो अंतर्निहित रहती हैं। अगला सवाल है इससे रिलेटिव कि मानव की प्रगति का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो मानव की जो प्रगति का
सर्वाधिक जो श्रेय है वो मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य या फिर शिक्षा का महत्व है। इसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल है वो अपठित पद्यांश से रिलेटिव है, यानी यह एक कविता दी गई है और इस कविता से रिलेटिव कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इनका हमें आंसर देना है इसी कविता को पढ़ करके। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि कवि ने पुण्य भूमि किसे और क्यों कहा। तो कवि ने यहाँ पर भारत भूमि को है जो पुण्य भूमि कहा है, क्योंकि यहाँ आकर सैकड़ों नक्सर लोग उसकी आरती उतारते हैं। दूसरा सवाल है, हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषता बताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश में पेड़ पौधों एवं लताओं पर नए अंकुर फूटते, फूल फल लगते हैं और वहाँ पर कई छोटी बड़ी नदियाँ भी बहती हैं और अनेक वेशभूषा के लोग देवगणों के समान निवास करते हैं। अगला सवाल है, दुख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व क्या। तो इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सांसारिक जीवन में दुखों का सामना करने पर जब सुख मिलते हैं तो उनका महत्व ज्ञात हो जाता है और जब सुख का सार दुखों से उनके उभरने पर ही महसूस होता है। अगला 4 नंबर सवाल है हमारा कि पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया है। तो पृथ्वीवासियों यानी इस धरती पर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और जीवन सदा जो गतिशील बना रहता है और वह रुकता नहीं है। इसी परिवर्तनशीलता को पृथ्वीवासियों को नित्य नए कहा गया है। अगला हमारा सवाल है, जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं, पंक्ति का भाव बताइए। तो यहाँ पर हम दुर्लभ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी त्याग करना पड़े हमें, तो उसका जो परित्याग करते हैं और यहाँ तक कि अपने प्राण अर्पण भी करते हैं। और अगला सवाल है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक हो जाएगा हमारा भारत की महिमा या हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का औचित्य या फिर प्रकृति और हम। फिर है खंड ब, जिसमें निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जहाँ पर पहला सवाल है हमारा 5वां क्वेश्चन खंड ब का कि जनसंचार माध्यमों के कौन कौन से कार्य हैं। समझिए, महत्वपूर्ण सवाल है। जनसंचार के माध्यम, तो जनसंचार माध्यम यानी सूचना देना, हमें इनके जरिए ही इस दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला सूचना देना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा शिक्षित करना, यानी लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, जनता को देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति है जो सजग करना। तीसरा है मनोरंजन करना, जैसे मनोरंजन के लिए सिनेमा हो गया, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप और वीडियो और किताबें आदि जो है मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। ये जो संचार माध्यम हैं इन्हीं के द्वारा इनका कार्य है। अगला सवाल है, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शन होता है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। किशोर और युवा वर्ग अपनी जो धुन में मनचाहा काम करता है, वे निडर होकर खतरों एवं बाधाओं का सामना कर साहस और हिम्मत के सहारे जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। ऐसे निर्भीक साहसी कल्पों के ही जो समाज को प्रगति का मार्गदर्शन मिलता है। फिर है सवाल, भक्तिन जो महादेवी है वो भक्तिन को अपनी सेविका क्यों नहीं मानती। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए। महत्वपूर्ण सवाल है। भक्तिन और महादेवी के संबंध में इतने आत्मीय हो गए थे कि वह भक्तिन को अपनी सेविका नहीं संरक्षिका मानने लगी थी। भक्तिन भी स्वयं को उनकी सेविका नहीं मानती थी और इसी कारण महादेवी द्वारा नौकरी छोड़कर जाने के आदेश को वह हंसकर टाल देती थी। वह यो वृद्ध अभिभाविका की तरह महादेवी की देखभाल करती थी और पूरी आत्मीयता रखती थी। अगला सवाल है कि स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा और जूझ कहानी के आधार पर बताइए। जब लेखक एकाग्रता से पढ़ने के लिए जब लेखक एकाग्रता से जो पढ़ने के कारण गणित में होशियार हो गया, तो वसंत के साथ दूसरे बच्चों के सवाल जांचने लगा और इस कारण उसकी वसंत से दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे की सहायता करने लगे और मंत्री मास्टर जी उससे
प्रसन्न होकर आत्मीयता से आनंदा कहकर बुलाने लगे और इसलिए लेखक का पाठशाला में विश्वास लगने लगा। अगला 9वां सवाल है, मोहनजोदड़ो जो शहर का क्षेत्र तथा आबादी के संबंध में पुरातत्ववेत्ता की क्या धारणा थी? नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो शहर के संबंध में पुरातत्ववेत्ता की यह धारणा थी कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी आबादी 50,000 थी, जिससे ज्ञात होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, अर्थात अपने दौर में घाटी की जो सभ्यता का केंद्र या राजधानी रहा होगा। फिर है खंड 6। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 टू 12 में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही केवल यहाँ पर पढ़ लेते हैं और फिर जो पीडीएफ है वो आप आसानी से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। और राजनीति विज्ञान के लिए आप कोर्स को ऐप को इंस्टॉल करके देख सकते हो कि किस प्रकार के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए, आपको वीडियो रिकॉर्ड भी उसमें मिलेंगे। अगला सवाल 10वां यानी पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है, अथवा बादलों के आगमन में प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करते, यानी 2 क्वेश्चन दिए गए अथवा में दिया गया है। फिर है 11वां सवाल, जो सीरीज से हमें किन गुणों की प्रेरणा मिलती हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन की औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर मोस्ट सवाल है जो ये है, यानी सीरीज से हमें किन गुणों की प्रेरणा मिलती है स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिरीष जीवन में अनेक गुणों की शिक्षा है वो देता है। शिरीष हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सत्ता एवं मोह के प्रति अधिकार भावना से लिप्त न रहें। जो व्यक्ति निरंतर भौतिकता के प्रति लोलुप भावना संचित रखता है उसकी पराजय निश्चित है। धैर्य साहस एवं तटस्थता जीवन के अपेक्षित गुण हैं, इन्हें अपने जीवन में सदैव धारण रखने चाहिए। आगे की तरफ मुँह करके निरंतर कर्म करते रहें। स्थान परिवर्तन सृष्टि का नियम है और उससे जो मुँह है वो न मोड़े और जड़ता को छोड़ गतिशील बने, और यही सीरीज का द्वारा हमें शिक्षा है और प्रेरणा मिलती है। अगला हमारा 12वां सवाल है कि कविता के प्रति लगाव से पहले और इसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, और अथवा का है कि कुलधरा कहाँ स्थित हैं और लेखक को मोहनजोदड़ो के खंडहरों में टहलते हुए उसकी याद क्यों आ गई। फिर अगला सवाल 13वां सवाल है कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू की इस सोच के क्या कारण थे लिखिए, और अथवा में है कि मास्टर नेवा सौंदलगेकर के मराठी भाषा पढ़ने का वह कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन पर उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। फिर है 14वां सवाल, फीचर लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर आलेख लेखन किसे कहते हैं, आलेख के मुख्य अंग बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर फीचर लेखन, तो ज्ञानवर्धन यानी पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा फीचर लेखन का कि ज्ञानवर्धन जो फीचर है जो ज्ञानवर्धक होना चाहिए और किसी विषय समस्या या संदर्भ पर विचारपूर्ण ढंग से किसी तत्वों को फीचर में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मार्गदर्शन, यानी फीचर में सूचनाओं के साथ साथ उचित अनुचित का मार्गदर्शन निहित होता है, जैसे सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक समस्याओं का तैयार फीचर। तीसरा पॉइंट हो जाएगा जिज्ञासा का समन, यानी फीचर किसी भी घटना के पूर्ववर्ती कारणों या परवर्ती परिणामों के निष्कर्ष पर पहुंचने में जो समर्थ होता है, यह लोगों की जिज्ञासा को पुष्ट करता है। 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा इसका मनोरंजन, यानी सभी विषयों पर फीचर मनोरंजनात्मक नहीं होते हैं, लेकिन उनमें
लोक रुचि एवं स्वस्थ मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। गंभीर विषयों पर, दुखद स्थितियों पर भी, सकारात्मक पक्षों पर भी मनोरंजन से जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है आलेख। तो आलेख से तात्पर्य उस लेख से है जिसमें किसी घटना, किसी विषय जैसे आर्थिक हो गई, सामाजिक या सांस्कृतिक या भौगोलिक, जो भी घटना होती है उस पर क्या है, संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप जो प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, आलेख कहेंगे। जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्रयुक्त विषय पर अपने भाव अभिव्यक्ति की लेखन शैली है जो आलेख का रूप धारण करती है, वही आलेख है। आलेख के मुख्य अंग भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष होते हैं। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। यह बहुत लंबी न होकर संक्षेप में होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन में विषय का जो वर्गीकरण है, आकार, रूप, क्षेत्र आते हैं और इसमें विषय का जो कर्मिक विकास किया जाता है वो तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और अंत में विषय का जो निष्कर्ष है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला हमारा 15वां सवाल है, वो है परिचय से रिलेटिव, यानी किसी कवि या लेखक का परिचय। तो कवि आलोक धनवा अथवा जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व व कर्तृत्व का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो जैनेन्द्र कुमार है उनका व्यक्तित्व है, जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट लेखक परिचय है। तो हम यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का जो परिचय है वो पढ़ देते हैं कि लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म है वो 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था और बचपन में पिता का देहांत होने पर मामा द्वारा लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं परक अनाम स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध जो उपन्यास हैं, संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। जो पाजेब क्या है, कहानी संग्रह, बहुत ही सुंदर का जो कहानी है ये पाजेब। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम प्रेय, सोच विचार जो निबंध संग्रह है, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों के माध्यम से सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा की शुरुआत की और साहित्य रचना के दौरान इन्हें पद्म विभूषण और भारत भारती तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनका देहांत 1990 में हुआ। फिर 16वां सवाल है आपका जो खंड दे का है, वो पद्यांश यानी निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक दो कविताएं दी गई है यानी अथवा में दी गई है, तो इनका जो आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है तो व्याख्या से रिलेटिव 16वां और 17वां क्वेश्चन दोनों ही व्याख्या से रिलेटिव है। 16वां क्वेश्चन पद्यांश से रिलेटिव आएगा और 17वां क्वेश्चन है आपका हो जाएगा गद्यांश की व्याख्या से रिलेटिव। तो यहाँ पर जो व्याख्या करनी होती है उसमें प्रसंग लिखना होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट व्याख्या और तीसरा विशेष। इसके बाद 16वां जो 17वां 18वां सवाल है हमारा कि पेयजल की आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव की ओर से अजमेर मंडलायुक्त को अर्ध सरकारी पत्र जिसमें पूर्ण विवरण भेजने के लिए निर्देश हो और अथवा में कार्यालय निदेशक अ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण सप्लाई हेतु निविदा, यानी एक जो आपका निविदा या जो पत्र है अर्ध सरकारी या सरकारी जो पत्र है उनमें से आप निविदा है जो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो निविदा है उससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन जो पेपर में वो छप सकता है। नहीं तो अगर आपको जो आसानी लगे वो आसानी से वो याद कर सकते हो। अगर अर्ध सरकारी पत्र वो तो पत्र याद कर लीजिएगा, नहीं तो निविदा याद कर लीजिएगा। जो पत्र है वो आपको इस प्रकार से लिखना है और जो निविदा है वो इस प्रकार से बनानी है। फिर 19वां सवाल है जो आपका अंतिम सवाल है, वो है एक निबंध से रिलेटिव, यानी 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे निबंध, उनमें से आपको एक पर निबंध है वो लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती नैतिकता, यानी राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और बढ़ता भ्रष्टाचार भी महत्वपूर्ण ही है। तो यहाँ पर जो आपको यह जो लिखना है निबंध हो इस प्रकार से, पहला पॉइंट प्रस्तावना, फिर उसका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा 5वां पॉइंट है अंतिम पॉइंट वो लिखना होता है उपसंहार।
जो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है उनके जल्द ही आपके वीडियो है जो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप सभी है जो लगातार हमसे जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं और इससे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।